हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारा लेक्चर सीरीज़ चल रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, आधुनिक भारतीय इतिहास का, तो आज लेक्चर नंबर 6 है। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरह से भारत के अंदर साम्राज्यवादी विस्तार होता है बंगाल से लेके अवध प्रांत तक, और उसका एक सर्कल बनाया था, आपको तमाम सारी चीज़ें दिखाई थी। तो आज लेक्चर नंबर 6 जो है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे ये देख लेते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार की नीति, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फ़ोटो है। जैसा कि हमने बताया है आपको पहले भी कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो बिगनर्स के लिए है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनको थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और जो कहीं फंस रहे हैं, या कई बार मन नहीं लगता, या कई बार उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या हिस्ट्री बोरिंग लगती है, तो उनके लिए ये ज़रूरी है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें हमने पिक्चर्स को, साथ में मैप्स को, इन सब चीज़ों को दिखा के कि एक इमेज बन जाए, ताकि बहुत बार लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं, और टेक्स्ट से पढ़ पाना बहुत से बच्चों के लिए मुश्किल होता है। वो चाहते तो हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन टेक्स्ट उनको समझ में नहीं आता कई बार, या कुछ प्रॉब्लम आती है। तो उससे ज़रूरी है कि हम अगर पिक्चर्स के थ्रू या मैप्स के थ्रू चीज़ों को समझ लें, एक बार समझ लेंगे तो बस याद रखना ज़रूरी है। याद रखना भी उतना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन समझना सबसे पहले। अगर आप समझ गए तो फिर रिवीजन वो तो हम याद रखना आपको करवा देंगे, कई बार रिवाइज करके, कई बार उसके बार बार वो रेफरेंस लेके वो आपको याद हो जाएगा। लेकिन समझना ज़रूरी है, तो समझने के लिए और इंटरेस्ट बनाए रखना ज़रूरी है। तो इसलिए ये लेक्चर सीरीज शुरू की गई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार की नीति, द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश, इसको इंग्लिश में कहेंगे, कि किस तरह से ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म जो है वो भारत में या इंडिया में एक्सपैंड करता है। और उसमें दो बहुत पॉपुलर और फेमस नाम हैं, जिसमें एक है वेलेज़ली और डलहौसी। तो दो फेमस नाम है, वेलेज़ली की सहायक संधि, जिसको हम सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, और इसको हम इनकी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी हम बात करेंगे, पहले सब्सिडरी अलायंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये हैं, ये लॉर्ड वेलेज़ली हैं, ये भारत में रहते हैं 1798 से लेके 1805 में, 1805 तक ये भारत के अंदर रहते हैं। और उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जो पॉलिसी थी उसको बनाते हैं, गवर्नर वहाँ से भेजे जाते हैं, और उसके थ्रू भारत को एनेक्स करते हैं, कह सकते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाते हैं, और ब्रिटिश इंडिया जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो देखते हैं, और इसी के साथ साथ आप जो पहले पढ़ चुके हैं उसका एक रिवीजन हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि कई बार हमने बताया है आपको कि उस टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था, जब वेलेज़ली आए, फिर बाद में डलहौजी ने क्या किया, और जब हम पढ़ रहे थे अवध से लेकर मराठा तक ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे, या उससे पहले का जो बंगाल है, मैसूर है, उस समय की जो पॉलिसीज़ थी, उस समय जो चीज़ें हो रही थी वो इससे रिलेटेड है, तो इसलिए कनेक्ट हो जाएंगी आपस में। और हम आपको बताते भी रहेंगे उसको, जो हमने इससे पहले 5 क्लासेस की हैं उसमें क्या हुआ है, वो भी चीज़ें आपको रिवाइज़ करने और याद कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डलहौजी की नीतियाँ क्या थीं? तो पहला यहाँ लिखा है युद्ध की नीति, कुशासन का आरोप, हड़प नीति। ये 3 नीति थी जिसके थ्रू डलहौजी ने एम्पायर किया। युद्ध की नीति, पंजाब से युद्ध किया, पेरू दक्षिण वर्मा से जो है वहाँ पे युद्ध किया, हम आपको मैप भी दिखाएंगे। अवध में कुशासन का आरोप, हमने अवध का जो, क्योंकि हमने जो बताया था आपको कि लास्ट जो एनेक्सेशन था या इम्पीरियलिज्म को बढ़ाने से बंगाल से शुरू हुआ था, बंगाल से फिर मैसूर आया। अगर हम भारत को इस तरह से देख लें, मैसूर से मराठा के पास गए, मराठा से पंजाब के पास, पंजाब से अवध के पास। तो लास्ट जो एनेक्सेशन हुआ वो अवध के ऊपर हुआ, और अवध जो है वहाँ पे कुशासन का आरोप लगाया गया।
तो आपको याद होगा अवध हमने जब पढ़ाया था आपको कि अवध के जो लास्ट नवाब थे वाजिद अली शाह, जो वाजिद अली शाह थे वो 1847 से कब तक थे, 56 तक रहते हैं। और उनके ऊपर जो है एक रिपोर्ट आती है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल उस समय डलहौजी थे, उन्होंने कुशासन का आरोप लगाया 1856 में। अगर आप देखेंगे तो 56 क्यों है, उसके बाद 57 में विद्रोह हो जाता है और अवध में जो है जो बेगम हजरत महल उनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों के ऊपर हमला कर दिया था। उनकी ब्रिटिश जो रेजिडेंसी थी लखनऊ के अंदर, उसके अटैक किया था। वहाँ पे तमाम सारे लोग, हमने बताया भी था, अगर आप जो लखनऊ गए होंगे उनको मालूम है, वहाँ रेजिडेंसी पूरा एक कॉलोनी थी कुछ, इसमें सभी लोग रहते थे, सिर्फ ऑफिसर्स नहीं, डॉक्टर्स लेके सभी लोग रहते थे। वो सारे लोगों को घेर लिया गया, उसमें बूढ़े बच्चे सभी लोग थे, कुछ बीमारी से, कुछ इलाज ना मिलने से, कुछ गोलियों से, बम से मारे गए। वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ ब्रिटिशर्स का। तो वो जो है बेगम हजरत महल के नेतृत्व में वहाँ पर लड़ाई अवध में लड़ी जा रही थी। उसी समय तमाम दूसरी जगह पे भी लड़ी जा रही थी। 1857 में क्रांति जो हुई थी, तो 56 तक वो रहते हैं। उनके ऊपर आरोप क्या लगा कि वो कुशासन का मिसमैनेजमेंट है उनका। उस समय क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई, आउटड्रम, जो उसके नेतृत्व में एक सरकारी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अवध के शासन की आलोचना की गई। और इसी की रिपोर्ट को आधार तो किसके था, एक याद करने वाले, क्योंकि हमने उस समय अवध में पढ़ाया था आपको। तो आउटड्रम जो है उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। उसने जो रिपोर्ट भेजी उसके बेसिस पे डलहौजी ने क्या कहा, कुशासन है, और उसके बेसिस पे उनको सस्पेंड कर दिया और उस टेरिटरी को, अवध के जो टेरिटरी है उसको अपने में मिला लिया। उसके अलावा आप देखिए अवध के संदर्भ में दूसरी भी हमने बताया था कि एक गैर सरकारी रिपोर्ट भी आई थी जिसको बिशप हिबर ने किया था, और वहाँ पे बताया गया था, और इसके अलावा कैप्टन लॉकेट थे। तो वहाँ पे बताया गया था कि अवध का शासन की प्रशंसा की गई उसी समय सेम टाइम के समय 2 रिपोर्ट आ रही है। तो इससे पता चलता है कि ये जो डलहौजी की जो नीति थी वो कुछ शासन का आरोप तो लगाया, लेकिन ये गलत आरोप लगा के सिर्फ मिलाना चाहते थे, ये था। इसके अलावा हड़प की नीति, जो डॉक्टर ऑफ लैप्स जो इसको कहते हैं, सतारा राज्य, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सारे आए बाद में। तो ये तो हमने देखा कि डलहौजी की नीति के थ्रू हुआ। पंजाब को कैसे मिलाया था हमने पढ़ा भी है, पंजाब को जो है इसी तरह से हमने पंजाब देखा। पंजाब पेरू तो हमारे सिलेबस में उस तरह से नहीं आएगा। पंजाब को देख लेते हैं। पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में भी उस समय डलहौजी थे, जनरल डलहौजी, जो विलय विस्तार की नीति में विश्वास रखता था। उसने सिखों पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगाया कि सिखों ने युद्ध शुरू किया और कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इनसे युद्ध अवश्य लड़ा जाएगा। अंततः फाइनली जो है कि 1849 में सिखों को पराजित कर दिया। उससे जो महाराजा रणजीत सिंह के वंशज थे, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हमने बताया था आपको, सुकरचकिया वंश के थे, जो मिसल थी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे वंश और मिसल कह सकते हैं। वहाँ पे सुकरचकिया वंश के जो महाराजा रणजीत सिंह थे बहुत पॉपुलर थे, बहुत प्रभावशाली थे। उन्हीं के जो वंशज थे, बाद में 1849 आते आते उनको अंग्रेज़ों ने हरा दिया और पंजाब को भी अपने में मिला लिया। तो ये देख सकते हैं कि ये 3 नीति थी, युद्ध की नीति। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते ये भी बता सकते हैं कि डलहौजी की नीति में क्या क्या था। डलहौजी की जो नीति थी उसमें क्या क्या था, युद्ध की नीति, कुशासन का आरोप, हड़प नीति, और क्या नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि क्या नहीं था, तो इसमें हो सकता है कि यहाँ पे लिख दे सहायक संधि। तो सहायक संधि जो है वो पूछ ले। तो सहायक संधि किसका है, ये है वेलेस्ली के। तो ये 4 चीज़ें हैं, उसमें से कोई एक चीज़ पूछ सकता है कि गलत देते, कोई ज़रूरी है कि यही देगा, कुछ और भी दे सकता है। तो आपको ये तीनों मालूम है। डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी आप सब लोग जानते भी होंगे, डलहौजी नाम का हिमाचल प्रदेश में एक टूरिस्ट प्लेस भी है जहाँ पे डलहौजी आराम करने जाते थे और उसको काफ़ी खूबसूरत बना रखा था, अभी भी लोग जाते हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं आपको, अब हम आगे बढ़ते हैं, विस्तार से देखते हैं इसको, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सहायक संधि, वेलिज़ली की सहायक संधि देख लेते हैं। तो सहायक संधि जो है वो क्या है? ये विचार डुप्ले एक फ्रेंच गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, आर्मी जनरल थे। उन्होंने ये आइडिया दिया कि लोगों की हेल्प करके उनको आपस में मिला लो, सीधे सीधे लड़के नहीं, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, आप सीधे लड़ेंगे तो आप वहाँ के लोग भी आपके अगेंस्ट में हो सकते हैं। तो और इसी की विशेषता क्या थी, इसी को बाद में कह सकते हैं वेलिज़ली ने अपना लिया। और इसका भारत राज्य में क्या होगा, सेना रखेगा कौन, ब्रिटिश कंपनी निर्माण करेगी ये सब। इसका खर्च भी कौन देगा, जो यहाँ का राजा होगा, लोकल राजा। विदेश नीति नियंत्रण ब्रिटिश करेंगे, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आगे हम बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सहायक संधि करता है। अवध के लोग, गायकवाड़, सिंधिया, पेशवा, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। टीपू सुल्तान जो है उनके हारने के बाद मैसूर, जो कह सकते हैं एक पपेट गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, वो इनके साथ अलायंस कर लेते हैं। हैदराबाद के निज़ाम जो कर लेते हैं, सिंधिया जो आज के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया या माधवराव सिंधिया जिन्होंने, उनके ख़ानदान के जो उस समय थे, उन लोगों ने भी कर लिया था अलायंस। पेशवा जो मराठा राज्य में सबसे शक्तिशाली पोस्ट होती थी और अंत में उन्होंने कब्जा कर लिया। और गायकवाड़ यहाँ पे, तो ये लोगों ने बाद में अलायंस कर लिया, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है, या सहायक संधि का, कि जो राज्य है वो सेना नहीं रखेगा, ब्रिटिश सेना रखेगी, और उसका खर्चा जो है वो यहाँ का राज्य देगा। आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं सहायक संधि प्रणाली। अभी यहाँ पे देखते हैं किस तरह से। सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली का विकास डुप्ले ने किया, हमने बात की अभी। उसने भारतीय राजाओं को सैनिक सहायता के बदले धन प्राप्त करने की शुरुआत की, कि उनको सहायता देगा, उसके बदले में धन प्राप्त करेगा। इससे जब धन प्राप्त करेगा तो आप अपनी आर्मी और अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। इस अवधारणा को क्लाइव ने अवध के संदर्भ में लागू किया। जब रॉबर्ट क्लाइव था, अवध पे जब अटैक हुआ, अवध ने सपोर्ट किया था मीर कासिम को, और उस समय अवध और जो दिल्ली सल्तनत थी वो अवध मिलके लड़े थे, और उसमें बक्सर के युद्ध में हार हुई थी, आपको बताया था। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने इस चीज़ को किया कि उसने क्या किया, सहायक संधि कर ली। उसके बाद उसको मिलाया नहीं, अपने में नहीं मिलाया, इसको प्रणाली को संवैधानिक व्याख्या बाद में इसको वेलिज़ली ने उसको संवैधानिक व्याख्या प्रस्तुत की और इसे ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार का कारण बनाया। तो सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाद में अगर संवैधानिक तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से कह सकते हैं कि उसको रूल बना दिया कि इसी तरह से होगा, तो क्या हो रहा है, सैद्धांतिक तरीके से वेलिज़ली ने इसको किया। तो वेलिज़ली इसका ऑर्गेनाइजर था। क्लाइव ने किससे सीखा, डुप्ले से। डुप्ले कहाँ का था, फ्रांस का। तो ऑल्दो फ्रांस और ब्रिटेन उस समय बहुत कट्टर दुश्मन थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से सीखते थे। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये तो एक मैप है। मैप में, अच्छा पिछला मैप भी हम देख लेते हैं एक बार, किस तरह से 1798 में बंगाल कितना था। ये देखिए 1798 में बंगाल की टेरिटरी जो थी सिर्फ इतनी थी, बिहार के एक्चुअली बंगाल में था। भारत में ब्रिटिश बंगाल नहीं, सॉरी, जो ब्रिटिश थे वो कितने दूर तक फैले हुए थे। ये ब्रिटिश साम्राज्य था 1798 में। 1805 आते आते उन्होंने क्या किया, इधर अवध का ये ले लिया, आसाम का पार्ट ले लिया, ये भी हो गया, और इधर उन्होंने मैसूर के आसपास का ये पूरा जो है ले लिया। 1836 आते आते मराठा टेरिटरी में भी काफ़ी हद तक हिस्सा ले लिया, और 1856 आते आते ये पार्ट भी इनका हो गया, पंजाब और इसके आसपास का जो है, और नागपुर का भी पार्ट।
तो कुल मिला के अब 1856 आते आते क्या हुआ, ज़्यादातर पार्ट पे ब्रिटिश कब्जा हो गया। तब लोगों को समझ में आया, उन्होंने अपना क्रांति की, या ब्रिटिश जो टेरिटरी जो प्रिंसली स्टेट थे उनको समझ में आया कि इस तरह से एक एक करके जब उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया, तो सभी पे कब्जा कर लेंगे, तो हमको इनके खिलाफ लड़ना चाहिए 1856 में। और उसी समय जो आम व्यक्ति थे उनके अंदर भी विद्रोह आ जाता है, क्योंकि तमाम सारी चीज़ें अब सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्रिटेन चलाने लगता है एक तरह से, कि ब्रिटिश हस्तक्षेप बहुत बढ़ जाता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप बहुत बढ़ जाता है। और उसके बाद एक क्रांति होती है, 1857 में ब्रिटिश क्राउन जो है वो भारत को अपने अंडर में ले लेता है। वो सोचता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो सही से चला नहीं पा रही है भारत को, तो अगर हम चलाएंगे जिस तरह से हम ब्रिटेन को डेवलप कर रहे हैं, उसी तरह से हम अगर भारत को या दूसरे टेरिटरीज़ को डेवलप करेंगे तो वहाँ के लोग भी हमारे लॉयल हो जाएंगे और हमारे अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो कुव्यवस्था थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोप दी गई कि उन्होंने वजह से हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो बात की वेलेज़ली का उद्देश्य क्या था, तो कौन थे, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने इस तरह का आइडिया लिया। वो उसने किससे सीखा, डुप्ले से। डुप्ले कहाँ का था, फ्रांस का था। तो और कहाँ पे यूज़ किया था क्लाइव ने, अवध का क्षेत्र, जब सबसे पहले बंगाल पे कब्जा कर लेते हैं और बंगाल का जो नवाब था उसको भगा दिया जाता है, वो भाग जाते हैं। अवध के जो नवाब उनसे मदद मांगते हैं, और अवध के नवाब और शाह आलम जो उस समय तक कह सकते हैं हिंदुस्तान के मुग़ल सल्तनत के राजा थे, उनके साथ मिलकर ये ब्रिटिश से बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर से आपको याद रखना है, ये दिमाग में भर जाना चाहिए। यही चीज़ें जब लैंग्वेज में आ जाती हैं, सिर्फ ईयर ना पूछ के, तो वो कन्फ्यूज़न हो जाता है, असर्सन रीज़न की तरह आती हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो ये आपको बार बार याद रखना है। तो वेलेज़ली का उद्देश्य क्या था, तो हमने बताया भी आपको भी कि वेलेज़ली जो है उनका सब्सिडरी अलायंस है। वेलेज़ली कब से कब तक रहते हैं, सबसे पहला तो क्वेश्चन फिर से आएगा कि आपको याद है क्या, 1798 से लेके 1805 तक ये वेलेज़ली का टाइम पीरियड है, सब्सिडरी अलायंस करते हैं। तो वेलेज़ली का उद्देश्य था कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना। तो आप जानते हैं 1805 के 1857 तक कंपनी ही रूल कर रही है, उसमें ही चेंज होता है। तो अभी कंपनी को क्या करे, भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना, साथ ही देसी रियासतों को अपने अधीन करना, धीरे धीरे अधीन कर लेना। पहले उनके साथ अलायंस कर रहे थे, पहले उनसे परमिशन ले रहे थे कि हम बिज़नेस कर सकते हैं क्या। धीरे धीरे बंगाल में उन्होंने अपना कब्जा कर लिया, बिज़नेस बिना पूछे वहाँ के नवाब से भी कुछ कुछ करने लगे। तो उसके बाद वहाँ के नवाब ने उनसे युद्ध किया, और उसके बाद उन्होंने जो कह सकते हैं धोखा दिया, जो नवाब थे उनके ही लोगों को मिला लिया, तो और वहाँ पे कब्जा कर लिया। और बंगाल से ही इनका जो कह सकते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ जो होता है वो शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे एक एक करके वो सब कुछ जीतते जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वेलेज़ली का उद्देश्य था कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति बनाना, तो साथ ही देसी रियासतों को अपने अधीन करना। यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, आपको मालूम उसी समय यूरोप में जो है फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। नेपोलियन के विस्तार से अंग्रेजी राज्य को चुनौती मिल रही थी। नेपोलियन आप सबको मालूम बहुत ही बलशाली और बहुत शक्तिशाली राजा था, और पूरी तरह से यूरोप पे कब्जा करना चाह रहा था और पूरे विश्व पे कब्जा करना चाह रहा था, इस तरह का आइडिया था। ऐसे स्थिति में भारतीय शक्तियों विशेषकर मैसूर द्वारा फ्रांसीसियों के से संबंध बनाना अंग्रेजों के लिए खतरा पैदा कर रहा था। तो मैसूर जो यहाँ पे है, जो आज के समय कर्नाटक है, वो उस समय मैसूर हुआ करता था, ऑल्दो मैसूर अभी कर्नाटक के अंदर है। तो वो जो था उसने क्या किया, वो फ्रांसीसियों के साथ ज़्यादा थे, उनको ब्रिटिशर्स पसंद नहीं थे। हैदर अली हो चाहे वो बाद में टीपू सुल्तान ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, रूल करते हैं। तो टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ ज़्यादा मिले हुए थे। तो उनको लगता था कि अगर ये पार्ट जो है उस समय इंडिया जो है, अगर ये टीपू सुल्तान उस समय सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, बाकी सारे राजा कमज़ोर हो चुके थे। तो ये जो थे फ्रांसीसियों के साथ मिल जाते हैं, तो हमारा जो
आगे क्या प्लानिंग है, फ्रांस वहाँ पे भी तो कब्जा कर रहा है और पूरे इंडिया पे फ्रांस का कब्जा हो जाए, क्योंकि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो है वो फ्रांस के सपोर्ट में है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे टीपू सुल्तान को हराया और उनको मार दिया। उसके बाद यहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट बनाई और बाद में जो है वेलीजली बोलते भी हैं कि मैंने मतलब इंडिया का जो ईस्ट का जो सबसे शक्तिशाली राजा है वो हमारे कदमों में है, क्योंकि उस समय तक वो एक माइनर जो था 18 साल का भी नहीं था, उनको बना देते हैं राजा और ब्रिटिश इंडिया उसको संरक्षण देती है। अतः ऐसी राजनीतिक प्रणाली की यहाँ देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए खतरा पैदा कर रहा था। अतः ऐसी राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता थी जो भारतीय शक्तियों को ब्रिटिश के शत्रुओं से दूर रख सके। इसी क्रम में सहायक संधि प्रणाली लागू की। अब तो इन्होंने क्या किया, मैसूर में इन्होंने पपेट गवर्नमेंट बना दी। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैसूर में हमने बताया वाडियार वंश जो था उसके अल्पवयस्क जो प्रिंस था या राजकुमार था उसको वहाँ पे बना के उन्होंने एक जो कह सकते सहायक संधि थी उनसे कर लेते हैं। और वो बच्चा है उसको क्या मालूम, वो तो सहायक संधि करनी पड़ी वहाँ पे। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी। संबंधित राज्य पर आक्रमण से अंग्रेज सुरक्षा करेंगे और इसके लिए कंपनी उस राज्य में एक सेना रखेगी जिसका खर्च संबंधित राज्य उठाएगा। अब क्या करेंगे, अगर कोई और अटैक करेगा तो ब्रिटिशर्स उसकी हेल्प करेंगे। अब ब्रिटिशर्स हेल्प करेंगे कैसे, एक सेना रखेंगे और सेना का खर्च को होगा क्या होगा, वो राज्य उठाएगा। तो सेना ब्रिटिशर्स की होगी लेकिन खर्च राज्य उठाएगा, तो जिसके पास सेना होगी वही तो शक्तिशाली होगा। तो आप समझ सकते हैं संबंधित राज्य का विदेश नीति अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगी। अब उनको डर था विदेश नीति अगर आपस में आप करेंगे तो क्या होगा, कभी फ्रांसीसियों से मिल जाएंगे, कभी डच से मिल सकते हैं या किसी और से जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में है उनसे मिल सकते हैं। तो विदेश नीति पे भी कब्जा कर लिया। संबंधित राज्य अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय या अंग्रेजों के शत्रु राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे। तो कहीं फ्रांसीसी या दूसरे जो थे वो भी नहीं रखेंगे। संधि करने वाले देशी राज्य में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। अभी रखने लगे कि वहाँ पे एक आदमी रहे जो पता चलता रहे कि क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। ब्रिटिश संबंधित राज्य के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं। अब ब्रिटिश जो राज्य हैं उनके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश जो है वो दूसरे राज्यों में एक अपना रेजिडेंट रखेंगे और हस्तक्षेप करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कितनी शक्तिशाली होती जा रही थी। अब यहाँ पे ये तो थोड़ा सा अलग है कि ये फोर्सफुली यहाँ पे उन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस है वहाँ पे फोर्सफुली लिया था। ये मैप यहाँ सही नहीं है। झांसी, नागपुर, सतारा जो है ये टेरिटरी बाद में हम इसको देखेंगे। अभी आगे देखते हैं संधि करने वाले राज्य। अब जो सहायक संधि थी उसमें संधि करने वाले राज्य कौन कौन से, हैदराबाद। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो सब्सिडरी अलायंस हो रहा था जिसको हम कहते हैं सहायक संधि, तो सहायक संधि वेलीजली के समय जो हो रही थी उसमें सबसे पहले कौन आता है। अभी हमने देखा कि वेलीजली का टाइम पीरियड क्या था, 1798 से 1805, 1798 से लेके 1804 यहाँ तक हो रहा है, क्या 1805 तक वो रहते हैं और उसके बीच में इन्होंने इतनी सहायक संधि कर ली। तो आप देख सकते हैं एक तो टाइम फ्रेम पता चल गया लॉर्ड वेलीजली का। वेलीजली जो हैं वो 1798 टू 1805 तक रूल करते हैं इंडिया पे। और सबसे पहले जो सब्सिडरी अलायंस होता है, जो ट्रीटी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन स्टेट, तो वो हैदराबाद स्टेट है। हैदराबाद के निज़ाम जो है वो हैदराबाद यहाँ पे है, आप देख रहे हैं ये सबसे पहले, क्योंकि बंगाल के बाद ये बंगाल का एरिया, उड़ीसा उस समय बंगाल में ही था, तो उसके बाद यही एरिया पड़ता है और इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि ये घूम रहे थे। अब उसके बाद मैसूर में जो हमने बताया टीपू सुल्तान थे, उन्होंने नहीं किया, बाद में हरा दिया गया। तो वहाँ पे जो उससे पहले जो कह सकते हैं कि जो
एम्पायर था वो उसके जो वाडियार वंश जो था उसके जो राजा बना दिए गए, या कह सकते हैं अल्पायु वाले जो हमने बताया वो उनको बना दिया गया। अब उसके बाद पेशवा जो मराठा हार जाते हैं, तो सॉरी हाँ पेशवा मराठा 1800, उसके बाद मैसूर में 79, फिर अवध 1801, अवध में 1801 में जो हमने बताया आपको कि कुशासन का आरोप लगा के कि मिसमैनेजमेंट चल रहा है, उसको ले लिया। उसके बाद 1802 में वेरी नेक्स्ट ईयर जो है पेशवा को ले लिया गया। भोसले 1803 में जो गायकवाड़ भोसले। उसके बाद जो लास्ट थे वो सिंधिया, जो हमने बताया ज्योतिरादित्य सिंधिया आज उसी वंश के हैं और इसीलिए उनको राजा भी कहा जाता है। ये यहाँ पे उनकी टेरिटरी थी। तो सिंधिया भी उनसे अलायंस कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 लोग तो सब्सिडरी अलायंस कर लेते हैं अपनी। अब क्या हुआ था सब्सिडरी अलायंस में कि भाई ये अपनी सेना नहीं रखेंगे, ये लोग सेना इनकी ब्रिटिश रखेंगे, उसके बदले में ये लोग पैसा देंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? लोग अपने ही लोगों से टैक्स कलेक्ट करके पैसा लेंगे और वो पैसा अंग्रेज़ों को दे देंगे। अंग्रेज़ों के पास सेना होगी, वो सेना मजबूत होती चली जाएगी। तो इस तरह से एक एक सेना है तो उनके पास 1 2 3 4 5 6 सेना हो गई। और 6 सेना कितनी मजबूत हो जाएगी? बंगाल तो अलग है ही, वो तो इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो उसके बाद ये धीरे धीरे इसी सेना के बलबूते धीरे धीरे भारत पे वो कब्जा कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे पहले और सबसे आखिरी वाला तो याद ही रखना। सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस वेलेज़ली के शासनकाल में कौन करता है? तो हैदराबाद 1798, 1800 होने से भी पहले 2 साल। और 1805 में वो चले जाते हैं। 1804 में आखिरी संधि सिंधिया से करके जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका मूल्यांकन कर लेते हैं या इवैल्यूएशन जिसको हम कहते हैं। इवैल्यूएशन ज़रूरी है। देखिए अब धीरे धीरे रिवीजन भी हो रहा है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसका भी रिवीजन हो रहा है और कई बार चीज़ें याद हो जाएंगी धीरे धीरे। अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बार बार बोलते बोलते वो धीरे धीरे कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और जब आप आखिरी में एग्ज़ाम से 1 महीना पहले रिवाइज़ करेंगे तो वो आपको क्लियर पिक्चर बन जाएगी, कौन कहाँ से कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, सब कहानी क्लियर हो जाएगी। तो मूल्यांकन देख लेते हैं। कंपनी को लाभ हुआ, जो हम बात कर रहे थे। देसी राज्यों को निशस्त्र करके एक दूसरे से अलग कर दिया गया, क्योंकि विदेश नीति आपके पास नहीं है तो एक दूसरे से आप अलग हो गए, कोई आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, आपके पास आर्मी नहीं है तो आप निशस्त्र हो गए। तो आप कितने कमज़ोर, आप बस टोकन कह सकते हैं, पपेट गवर्नमेंट चला रहे हैं, या टोकन जो होता है कि टोकनिज़म हो रहा है कि आप यहाँ के राजा हैं क्योंकि आप यहाँ की, आपकी स्किन का कलर यहाँ का है, नहीं अदरवाइज सब कुछ वही कर रहा है। देसी राज्य अंग्रेज़ों के विरुद्ध कोई गुट नहीं बनाएंगे। सिंपल हो गया। जब आप एक विदेश नीति ही कम नहीं है तो आप एक दूसरे बात नहीं करेंगे ना। कंपनी की सेनाएं देसी राज्यों के धन से तैयार हो गई, जिसका उपयोग भारतीयों के विरुद्ध ही किया जाना था। भाई कंपनी की सेना तैयार हो गई और पैसा किसका है? कंपनी पैसा भी नहीं लगा रही, बिना पैसे के आप सेना भी तैयार कर ले रहे हो, मजबूत सेना। फ्रांसीसियों का प्रभाव देसी राज्यों में समाप्त हो गया। अब क्या हुआ? कंपनी की सेना मजबूत हो गई तो यहाँ पे कम से कम, यूरोप में तो फ्रांसीसी बहुत मजबूत हो रहे थे लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म कर दिया। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों की बिक्री का बड़ा बाजार मिल गया। अब जब इतनी टेरिटरी आपके पास हो गई तो वहाँ के आप आसानी से अपना सामान बेच सकते हैं, क्योंकि वहाँ के राजा मना भी नहीं कर पाएंगे। जब उनके पास सेना ही नहीं है तो वो मना किस चीज़ से करेंगे? मना करने का तो जब तक सेना होती है तभी तक आप, जब तक ताकतवर है तभी तो आप मना कर पाएंगे। जब आप ताकतवर नहीं है तो मना नहीं कर पाएंगे। तो एक बार मैप देख लेते हैं कि 1765 में अगर देखें तो क्या टेरिटरी थी इनके पास? सिर्फ ये बाकी इंडिया था 1765 में। यहाँ पे मराठा थे, इधर राजपूत थे, ये मुग़ल एम्पायर के अंदर था, इधर निज़ाम थे, मैसूर जो हमने बताया कर्नाटक, तो ये सारे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? 1805 आते आते ये चला गया, ये जुड़ गया अवध जो है, अवध से इनकी जो हो गया, अभी हमने देखा अवध
की जो टेरिटरी है वो कब मिल गई थी? 1801 में ये पहुंच गया। इसके अलावा हैदराबाद जो है ये सबसे पहले 1798 में, इसके बाद मैसूर 17, यहाँ पे मैसूर है, ये भी चला गया 1799 में, नेक्स्ट ईयर हैदराबाद, उसके बाद मैसूर क्योंकि बगल में ही है 1799, अवध 1801 में, 1802 में क्या हुआ, मराठा पेशवा, यहाँ पे भी ये टेरिटरी अलायंस कर लेती है, ऑल्दो इनके ब्रिटिश इंडिया में नहीं आती, यहाँ पे ये ब्रिटिश इंडिया इतना बड़ा हो गया, ये या कंपनी का राज इतना फैल गया। देख सकते हैं कुछ ही साल में 65 से लेके 1805 में तक आते जाते कंपनी धीरे धीरे बढ़ाती रहती है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये हटा लेते हैं मैप। अब यहाँ पे देख लेते हैं देसी राज्यों को हानि क्या होती है। संबंधित राज्य ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो गए, अतः अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व का भावना समाप्त हो गई। अब क्योंकि उनके पास सेना भी नहीं है, तो और सेना इतनी मजबूत है ब्रिटिशर्स की कि वो किसी से भी लड़ सकती है, तो अब लोगों को काम करने की जरूरत ही नहीं। वस्तुतः प्रजा के विद्रोह के भय से शासक जो थोड़ा बहुत उत्तरदायी महसूस करते थे, अब ब्रिटिश सुरक्षा छत्री प्राप्त होने से प्रजा के विद्रोह का भय भी समाप्त हो गया। ऐसे में देसी शासक अकर्मण्य और विलासी हो गए। तो पहले क्या होता था कि राजा अगर कुछ नहीं कर रहा है, मान लीजिए कहीं अकाल आया, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो सब चीज़ें नहीं करता था, तो उनको लगता था विद्रोह हो जाएगा, हमको हटा देंगे। अब क्या हुआ, ब्रिटिश का जो सेना थी वो काफ़ी मजबूत थी, किसी विद्रोह को कुचलने में सक्षम थी, तो उनको लगा अब काम करने की जरूरत ही क्या है। तो जनता के लिए, अपनी जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं और वो सेना के बल पे उनका दमन कर रहे हैं और लगातार बने हुए, क्योंकि ब्रिटिशर चाहते थे ये ऐसा पपेट आदमी बैठा रहे, तो वो लगातार वहाँ पे बैठा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। देसी राज्यों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई, हस्तशिल्प उद्योगों के पतन को प्रोत्साहन मिल गया, क्योंकि यही भारतीय शासक भारतीय हस्तशिल्प के संरक्षक और खरीदार थे। किंतु अब सहायक संधि के बदले से सहायक संधि में संरक्षण देने में अक्षम हो गए। अब क्या हो रहा है कि जो ये नवाब थे, राजा थे, ये इनके एक सिस्टम था, उस सिस्टम में जो जमींदार से लेकर ऊपर तक के लोग होते थे वही लोग खरीदते थे सामान, यह हस्तशिल्प जो भारत का था वो लोग खरीदते थे। अब उनकी ज़रूरत नहीं है उन राजाओं को, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो संरक्षण दे ही रहे हैं। अब ब्रिटिशर्स जो है अपना सामान खरीदेंगे, वो यहाँ के लोगों का सामान नहीं खरीद रहे हैं। तो यहाँ का जो उद्योग धंधे थे, जो हस्तकला थी, हस्तशिल्प था, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, खराब हो गई, मतलब वो बुरी तरह से टूट गई। देसी राज्यों की स्वतंत्रता और संप्रभुता दोनों चली गई। ये तो समझ में आ ही रहा है कि दोनों चली गई। आप देख सकते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ये सारे एरिया पे ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है और बाकी जो बचते हैं ये प्रिंसली स्टेट बचते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं डलहौजी की साम्राज्यवादी। अभी हमने बात की थी कि डलहौजी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है। डलहौजी ने ही उसको बसाया था, वहाँ पे वो गर्मियों में रहते थे, क्योंकि यहाँ भारत के दूसरे पार्ट में जो नॉर्थ इंडिया है या साउथ में वहाँ बहुत गर्मी पड़ती, तो वहाँ पे रहते थे डलहौजी में। तो लॉर्ड डलहौजी, आप फोटो भी देख सकते हैं। तो हड़प नीति, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1848 से 1856 तक रहते हैं। तो आप मुझे बताइए 1848 से 1856 तक डलहौजी रहते हैं, तो वेलेज़ली कब तक रहते हैं? जल्दी, अभी हमने बताया आपको 17, याद कीजिए, 1798 से कब तक रहते हैं? 1805 तक। और 1804 में लास्ट ट्रीटी करते हैं वो किससे? सिंधिया से। सिंधिया से आखिरी ट्रीटी करने के बाद वो छोड़ देते हैं अपना कार्यभार
और 1798 में सबसे पहले जो करते हैं वो किससे करते हैं? हैदराबाद से। तो ये आपको याद रखना है, फिर से बता दिया मैंने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर से लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनते हैं, गवर्नर जनरल बनते हैं 1848 से 1856 तक। 1856 के बाद इनको हटा दिया जाता है क्योंकि 1857 में एक बड़ा विद्रोह होता है। डिवाइड द डॉक्ट्रिन, इन्होंने जो सिद्धांत है उसको डेवलप किया। इट स्टेटेड दैट अ किंगडम कुड बी एनेक्स्ड इफ किंग डाइड विदाउट अ मेल है। इसका मतलब है अगर किसके पास वंशज नहीं है, मेल वंशज, तो वो किंगडम एनेक्स कर लिया जाएगा, ब्रिटिश वो अधिग्रहित कर लिया जाएगा ब्रिटिश एम्पायर द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। मैनी किंगडम वर एनेक्स्ड, उसके तहत बहुत से किंगडम जो हमने एक अभी ऊपर मैप दिखाया था वो ये सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध, ये सारे इसके तहत आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि क्या है। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति या इम्पीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ डलहौजी या हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद निषेध नीति, यहाँ पे जहाँ पे गोद अडॉप्ट नहीं कर सकते थे इंडियन किंग, अगर उनके पास अपना जेनेटिकली प्रोड्यूस जो कह सकते हैं वो अपना बेटा नहीं है, बेटा और बेटी है तो भी नहीं, सिर्फ मेल हायर चाहिए उनको। पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति या गोद निषेध नीति के नाम से जानी जाती थी। तीनों नीति हो गई, गोद निषेध, व्यक्तिगत और हड़प नीति। तो तीनों तरह से अगर किसी राजा के पास अपना पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता, जिसको हम दत्तक पुत्र कहते हैं, वो नहीं ले सकता, और वो जो टेरिटरी है, वो जो साम्राज्य है, वो चला जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो आगे देखते हैं। वस्तुतः डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। उसने घोषित किया कि हमारी नीति देसी रियासतों को मिलाने की है। दरअसल लंदन स्थित कुछ अधिकारियों ने भी इस नीति पर बल देते हुए कहा कि नए करों की प्राप्ति तथा प्रदेशों को प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। तो लंदन में भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करते थे वो लोग भी चाहते थे, अधिकारी भी चाहते थे कि हाँ हमको अगर टेरिटरी मिलती रहेगी, कंपनी के पास टेरिटरी रहेगी तो हमको टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे, हमको ज़्यादा पैसा रेवेन्यू मिलेगा। तो वो कहते करते रहो। डलहौजी ने इस नीति का पालन करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के मानचित्र को परिवर्तित कर दिया। तो हमने देखा है, उससे पहले हमने देखा भी था कि किस तरह से 1856 तक पूरा मानचित्र जो है वो बदल जाता है। आपको एक बार वो मैप भी दिखा देते हैं, सॉरी, हाँ 1856 में इस तरह से कुछ कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, और कुछ कुछ जो टेरिटरी है जो हमारी ये, हाँ ये मैप सही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारे जो येलो पार्ट है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच जाता है धीरे धीरे, और ये प्रिंसली स्टेट है। आगे बढ़ते हैं। तो परिवर्तित कर दिया जाए, मानचित्र बदल दिया। उसके बाद हम देखते हैं इस समय ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति व मुक्त व्यापार की नीति अपने शिखर पर थी। अब ये क्या हो रहा है कि उसी समय दुनिया में क्या हो रहा है ये भी जानना जरूरी है कि 1856 से पहले तक ब्रिटेन में या पूरे यूरोप में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है, औद्योगिक क्रांति आ। देख सकते हैं आप 1856 में जब भारत में राजा महाराजा या सब लोग रह रहे हैं, मुग़ल पीरियड ख़त्म हो रहा है, उस समय भी वहाँ पे इस तरह की इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री शुरू हो जाती है। और यूरोप में मॉडर्न तरीके से रेलवे इंजन और इन सब को यूज़ करके स्टीम इंजन, ये सब जो चीज़ हो रही, तमाम सारी चीज़ें डेवलपमेंट होने लगते हैं, और बहुत तेज़ी से वहाँ पे सब कुछ बदल जाता है। प्रोडक्शन मास लेवल पे होने लगता है, उसको बेचने के लिए उनको कह सकते हैं कॉलोनीज चाहिए या उपनिवेश चाहिए, जहाँ पे वो चीज़ों को बेच सकें, वहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकें, अपने कंट्री को डेवलप कर सकें, अपने लोगों का उद्धार कर सकें।
तो अपने लोगों का उद्धार करने के चक्कर में क्या हो रहा है, दूसरों का शोषण कर रहा है। यूरोप में तो हुआ, यूरोप के मज़दूरों की स्थिति बदल गई, अच्छी हो गई, लेकिन क्या हुआ, दूसरे भारत जैसे देशों के, अफ्रीका जैसे देशों के मज़दूरों का और जो मिडिल क्लास था उसकी स्थिति बहुत ख़राब कर दी इन लोगों ने। तो देख लेते हैं। इस समय ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति व मुक्त व्यापार की नीति अपने शिखर पर थी। वस्तुतः निर्मित वस्तुओं को बिक्री करने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, तो साथ ही कच्चे माल की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रित करने वाले क्षेत्रों की जरूरत पड़ी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से की। क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कॉटन चाहिए, तो कॉटन कहाँ से मिलेगा, तो कॉटन यहाँ पे उगाया जाता था, क्योंकि वहाँ पे तो इतनी खेती भी नहीं होती थी जितना बना रहे हैं, और वहाँ पे आधे टाइम तो बर्फ़ पड़ी रहती है, तो यहाँ पे हमेशा अच्छा मौसम होता था, कॉटन उग सकता था। और इंडिया की टेरिटरी इतनी वास्ट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रॉ मटेरियल मिल जाएगा, तो चाहे वो कॉटन हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, चाहे वो जूट हो, चाहे जो वो हर चीज़ यहाँ से बंगाल के एरिया में या उधर जो देखेंगे तो जूट मिल जाएगा, महाराष्ट्र और उधर के एरिया में कॉटन मिल जाएगा, गुजरात में कॉटन मिल जाएगा, तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाता। तो इसलिए उनको अपनी टेरिटरी चाहिए थी जहाँ से वो आसानी से कच्चा माल ले सकें। और दूसरा है कि लोग खरीदेंगे कहाँ, तो भारत की जनसंख्या उस समय भी ब्रिटेन के तुलना में बहुत ज़्यादा थी, यहाँ के लोगों को ज़रूरत थी, तो यहाँ पे बिक जाएगा, तो बिक भी जाएगा कच्चा माल भी, तो इसके लिए टेरिटरी जो है वो एक्वायर करना ज़रूरी थी। तो डलहौजी की हड़प नीति से इन्होंने वो काम कर लिया, और वहाँ पे ब्रिटेन में इनको सपोर्ट भी मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हाँ आप सही कर रहे हैं। इस समय ब्रिटेन का सॉरी ये तो हम इसके बाद देखें, कंपनी ने दावा किया कि जिस तरह मुग़ल शासक सर्वोच्च अधिकारी रखते थे उसी तरह कंपनी भी अधिकारी रखती है। इस आधार पर कंपनी ने विभिन्न राज्यों को मिलाने की नीति बनाई। अब वो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कि हम रूल कर रहे हैं, आप हम भी अधिकारी रखेंगे, वही रूल करेंगे। 1834 में कंपनी के द्वारा कहा गया कि गोद प्रथा के संदर्भ में इससे स्वीकार अथवा अस्वीकार करना कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है। 1834 में उस समय बोला गया कि कंपनी डिसाइड करेगी कि गोद वाला हम अलाउ करेंगे कि नहीं। डलहौजी ने इस दृष्टिकोण को लाभ उठाते हुए गोद निषेध नीति का निर्माण कर दिया। और डलहौजी आते आते जो है उन्होंने क्या किया, वो पूरी तरह से बंद ही कर दिया कि कोई भी गोद लिया वो बच्चा वो माना ही नहीं जाएगा उत्तराधिकारी। अपने साम्राज्य का विस्तार और साधन बन गया। इसी क्रम में उसने सतारा, उदयपुर, झांसी आदि राज्यों को ये देखिए नाम दिए हुए हैं। तो ये पूछा भी जाता है, झांसी हम सबको मालूम है, बचपन से कहानी सुनते हैं कि झांसी की रानी इसीलिए लड़ी थी क्योंकि उनका जो दत्तक पुत्र था उसको राजा मानने से या उनका वंशज मानने से इनकार कर दिया, तो राज्य को मिला लिया ब्रिटिश टेरिटरी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। और इसी तरह से उदयपुर सतारा में भी हुआ, तो सतारा उदयपुर में, नागपुर में, झांसी में, तो अवध में भी बाद में यही होता है जब युद्ध इसीलिए होता है। तो आगे बढ़ते हैं, परिणाम क्या हुए। इसका परिणाम ये हुआ कि इस नीति के परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज़ों का भारतीय क्षेत्र के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित हुआ। फलतः ब्रिटिश को कच्चे माल की प्राप्ति व ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्राप्त हो गया। अब देख रहे हैं कितना, पहले आप देखेंगे सिर्फ इस तरफ था बंगाल और ये एरिया था, धीरे धीरे ये बढ़ा। आज के समय आप देखें ये सारे जो हैं ये पूरा येलो पार्ट जो है बढ़ जाता है, ये इनके पास आ जाता है, और बाकी ये प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके साथ ये ट्रीटी कर लेते हैं। इस तरह डलहौजी ने विधि संवत राज्यों को मिलाने की नीति पर कार्य किया। अब क्या किया, एक रूल बना दिया कि ये नियम ही है, तो विधि बना दी। जैसे हम आज के समय कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं कि कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया तो मान लिया कि ये कानून बन गया, तो उसी तरह उन्होंने भी विधि बना दी कि ये होगा ही। अब डिसीजन लेना है नहीं लेना वो सब मतलब नहीं है, अब होगा ही। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है या किसी रूल बुक में है तो हमेशा सही नहीं होगी, वो तो हटाया जा सकता। और भारत के ब्रिटिश मानचित्र में इस गति से परिवर्तन लाया जो किसी सैन्य अभियान से संभव नहीं था। अब बिना लड़े आप देखेंगे कि बिना लड़े धीरे धीरे उन्होंने इतना बड़ा टेरिटरी कब्जा कर लिया, जो कि अगर सेना के थ्रू लड़ते तो शायद इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ से सेनाएं भारतीय लोग ही होते हैं।
तो क्या हुआ, इन्होंने धीरे धीरे इस तरह की पॉलिसी बना के हड़प लिया, और यहाँ के राजाओं को उतने समझ उस समय नहीं थी कि धीरे धीरे एक नहीं हो पाए। तब तक डलहौजी की विलय नीति ने देसी राज्यों को असंतुष्ट भी किया, फलतः उन्हें विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में इसे समझा जा सकता है, जो हमने पहले बताया कि 1857 आते आते इन लोगों को समझ में आया यहाँ के राजाओं को। और जो ब्रिटिश सेना होती थी, एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश सेना में ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स होते थे, भारतीय लोग ही होते थे। और क्योंकि हमारा समाज उस समय तक काफ़ी बटा हुआ था, और एक वो भाग, क्योंकि हमारा समाज उस समय भी जाति व्यवस्था में बटा हुआ था या दूसरी चीज़ों में बटा हुआ था, तो किसी को एक राज्य के लिए समर्पित होने का आइडिया नहीं था। वो अपने लिए जीते थे और उनके लिए राज्य बहुत ज़्यादा कुछ करता भी नहीं था। तो दोनों ही तरफ से था कि राज्य उनके लिए कुछ नहीं करता था, तो वो उनको भी जहाँ मौका मिलता था वो किसी भी राज्य की सेना में ज्वाइन कर लेते, तो वहाँ पैसा मिलता था, उसकी वजह से वो अपना सर्वाइव करते थे। तो अपना सर्वाइवल, अपनी फैमिली का सर्वाइवल देखते थे, क्योंकि राज्य उस समय तक जो गरीब आदमी है उसको लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे भी नहीं। तो दोनों ही तरह से ब्रिटिश सेना में भारतीय होते थे। और अब 1857 की क्रांति के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा था और किस तरह से मंगल पांडे या दूसरे लोग जो वो ब्रिटिश सेना में ही थे, अगर वो जो रिलीजियस इशू है वो चीज़ नहीं होती तो ब्रिटिश के लॉयल होते और उन इंडियंस को ही मारते। इसके बाद हम देखते हैं आगे, डलहौजी के कार्य देख लेते हैं। एक तरफ तो हमने डलहौजी के जो कह सकते हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट थे वो देखे कि क्या किस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बना के, वेबगत का सिद्धांत बना के वो टेरिटरीज़ को एक्वायर कर लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और साम्राज्यवादी विस्तार किया, जो कि आगे चल के ब्रिटिश साम्राज्य बन जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरी थी उसको अपने हाथ में ले लेती। अब देखते हैं कि उससे पहले उन्होंने क्या क्या काम कर दिए। तो 1856 तक डलहौजी रहते हैं, हमने अभी बताया। उससे पहले ही क्या क्या कर दिया, डलहौजी ने शिक्षा संबंधी सुधार करते हुए आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। तो आज के समय जो आधुनिक शिक्षा है, 1854 में उसके समय वुड घोषणा पत्र आया। ये देखिए वुड घोषणा पत्र, ये पूछा जा सकता है। अब धीरे धीरे इस तरह से नीटी-ग्रिटी में जाके क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। पत्र आया जिसने भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसके समय अभी तक पूछा जाता था, डलहौजी के समय। वुड घोषणा पत्र के तहत आया। मैग्ना कार्टा क्या होता है कि एक जो ब्रिटेन में आप जानते होंगे, जब वहाँ पे क्रांति हो रही थी तो जो विद्रोही थे और जो साम्राज्य था उसके बीच में एक संधि हुई कि कम से कम जो विद्रोह कर रहा है उसको ही सज़ा मिले। ऐसा ना हो कि जो विद्रोही है उसके घर वाले अगर इन्वॉल्व नहीं विद्रोह में तो उनको सज़ा ना मिले, इस तरह के जो निर्दोष हैं उनको सज़ा ना मिले। तो इस तरह के मैग्ना कार्टा जो है मॉडर्न सोसाइटी के लिए मानता है कि मैग्ना कार्टा का जो संधि हुई उसी से आज धीरे धीरे हम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे हैं कि एक आदमी की गलती की सज़ा दूसरे को नहीं दे सकते, कि परिवार में किसी एक ने या किसी कह सकते हैं कम्युनिटी में किसी एक ने या 2, 4, 10 ने विद्रोह किया तो उसकी सज़ा या उसके बेसिस पे दूसरे को हम आरोप नहीं लगा सकते कि तुम सभी लोग ऐसे हो या तुमको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये मैग्ना कार्टा से शुरू हुआ। तो मैग्ना कार्टा वुड घोषणा करती एक मैग्ना कार्टा की तरह आया, जहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन जो भारत में है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो भारत में मॉडर्न एजुकेशन नहीं है। क्या एजुकेशन का मतलब बेसिकली रिलीजियस एजुकेशन थी, और उस रिलीजियस एजुकेशन के अंतर्गत तमाम दूसरी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, और इसी को बदल दिया गया। मॉडर्न एजुकेशन क्या है कि दूसरी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। उसमें किसी जगह पे अगर रिलीजियस कोई इंस्टीट्यूट है तो वो अपने रिलीजियस एजुकेशन भी दे देगा, या अपने घरों में हम रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं। तो एजुकेशन का पैटर्न चेंज हो गया। भारत में हमेशा रिलीजियस एजुकेशन थी, चाहे वो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम हो चाहे जो हिंदू एजुकेशन सिस्टम हो, उसमें रिलीजियस एजुकेशन ज़्यादा दी जाती थी। उसके बेस उसको समझने के लिए हिस्ट्री, मैथ और साइंस ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो ये मॉडर्न एजुकेशन आज के समय जो है ये बड़ा कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है। इसमें महिला शिक्षा पर बल दिया गया। अब उससे पहले भी महिला शिक्षा पे तो भारत में कभी बल नहीं दिया गया। आप बहुत ही रेयरली नाम गिन पाएंगे 2, 4, 10, 20 महिलाओं का जो पढ़ी लिखी थी। तो बहुत ज़्यादा नाम भी नहीं है कि अगर हम पुराने समय में भी जाएँ तो कुछ नाम गार्गी, मैत्री इस तरह के नाम आते हैं।
तो लेकिन वो उंगलियों पे गिन सकते हैं। उसी तरह से अगर हम जब मुग़ल एरा या इस्लामिक एरा शुरू होता, वहाँ भी महिलाओं की शिक्षा पे बल नहीं दिया गया। तो जो मॉडर्न एजुकेशन है, क्योंकि यूरोप में क्रांति हो रही थी, वह महिलाएं अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी, तो वहाँ से कह सकते हैं कि महिला शिक्षा पे भी बल दिया गया। और यहाँ पे भारत में भी उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन के लिए, और लंदन शिक्षा विश्वविद्यालय के आधार पर यहाँ भारतीय विश्वविद्यालयों की बात कही गई। और बाद में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी है, उस तरह की जो यहाँ पे भी एक बॉडी बनाई थी कि जो यूनिवर्सिटीज़ खोलेगी, उनके ग्रांट देगी, उनको कंट्रोल करेगी। ये सारी चीज़ें बाद में धीरे धीरे उससे डेवलप होती हैं। तो एक तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी चीज़ है आज जब हमारे यहाँ वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। उस समय वुमेन एजुकेशन लाना और ऐसी कंट्री में लाना जहाँ पे कोई वुमेन पढ़ नहीं रही हैं, 99% वुमेन नहीं पढ़ रही हैं, वहाँ पे वुमेन को एजुकेशन देना, उनको बिना मांगे राइट दे देना, वो एक बड़ी बात थी। संचार और परिवहन के क्षेत्र में कार्य करते हुए रेलवे लाइन व टेलीग्राम लाइन का निर्माण किया गया। तो रेलवे लाइन बनाई गई और टेलीग्राम। तो वुमेन एजुकेशन पे एक बात और कहेंगे कि जिस तरह से ये इसको वुमेन एजुकेशन जब दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं कि इनका आइडिया वेलफेयर का भी है कुछ हद तक। क्योंकि अगर मैन एजुकेशन सिर्फ फोकस करते हैं तो होता है कि सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो इनकी बात में हाँ मिला सके, लेकिन वुमेन एजुकेशन का मतलब है थोड़ा सा वेलफेयर का भी आइडिया इनका था। तो पूरी तरह से हम नेगेटिवली ही नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा पॉजिटिवली देख सकते हैं। ऑल्दो आइडिया तो ये था कि वुमेन को अगर आप एजुकेट कर देंगे तो सोसाइटी जो है वो चेंज हो जाती है। और हो सकता है आइडिया ये भी हो कि वुमेन में अगर कल्चरल चेंज आ जाएगा तो वो सब जो अगली जनरेशन है वो सीधे सीधे ब्रिटिश लॉयल हो सकती है। तो संचार, परिवहन, टेलीग्राम, ये सब चीज़ें शुरू की गई। और इस क्रम में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बॉम्बे टू ठाणे बिछ गई। तो ये तो हमने हमेशा पढ़ा है, जानते हैं कि 1853 में फर्स्ट रेलवे जो है चलाई गई और मुंबई टू ठाणे शुरू हो गया था। इसी तरह 1852 में सर्वप्रथम भारतीय तार विभाग की स्थापना की। तार का मतलब होता है टेलीग्राम ऐप नहीं है। आज के समय टेलीग्राम ऐप लोग सोचते हैं, लेकिन टेलीग्राम ऐप नहीं है। टेलीग्राम मशीन देख सकते हैं, ये होती थी, इससे यहाँ पे टाइप करते थे और दूसरी जगह इस तरह की जो मशीन होती थी वो वहाँ पे कुछ लेटर टाइप करती, सेम लेटर टाइप करती थी। तो टेलीग्राम बहुत महंगा पड़ता था। आप लोगों में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि टेलीग्राम क्या होता है। टेलीग्राम एक तार, क्योंकि तार से चलता था, जैसे यहाँ से लगा के तार हर जगह, तो वहाँ की पोस्ट ऑफिस जो होती थी, और तार आने का मतलब होता था बहुत ही कोई सैड न्यूज़ या बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाली न्यूज़ होगी तभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे पड़ते थे उस समय। मान लीजिए एक वर्ड का 5 रुपये पड़ रहा है, 10 रुपये, तो एक वर्ड कई वर्ड में तो मुश्किल से 2-3 वर्ड सेंटेंस लिखते थे कि कम सून फादर डाइड, इस तरह से कम 15th मैरिज, इस तरह से कि मैरिज है, डॉटर्स मैरिज, इस तरह की चीज़ें लिख के बस इतना ही भेज देते थे कि किसी को पता चले। जल्दीबाजी में अगर कुछ हुई, चिट्ठी नहीं पहुंच सकती है कि अगर 2-4 दिन में, तो इमीडिएटली वो वहाँ पहुँच जाता था, वहाँ पे पोस्टमैन उनके घर पहुँच जाता था। तो कई बार तो ऐसा भी होता था, कहानी भी है कि टेलीग्राम आते ही लोग रोने लगते थे, किसी की डेथ की खबर होगी तभी वो टेलीग्राम आया है। बाद में कुछ चीज़ें होती है, नौकरी ज्वाइन करने के लिए आती थी, या कभी किसी की शादी हो गई, या कुछ ऐसी खुशखबरियों के लिए भी भेजने लगे लोग, लेकिन उससे पहले सबसे पहले भेजते थे मृत्यु के लिए। लेकिन ये तो आम आदमी, बाकी जो है कॉरस्पॉन्डेंस के लिए जो गवर्नमेंट सर्विसेज थी वो तो अपना काम करती थी, और उसके थ्रू टेलीग्राम से उनको बहुत आसान हो गया। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ ले जाने में 5 दिन लगते थे, यहाँ से घोड़े पे या किसी चीज़ में ले जाने पे, वहाँ तक पहुँचने में 5 दिन लग जाएंगे, तो वो इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाता था। और ये तार विभाग, भारतीय तार विभाग, जिसको टेलीग्राम, बाद में ये जो है पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो है अलग डिपार्टमेंट बन जाता है। तो 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट बना। अब 1854 में पोस्ट ऑफिस बना दिया गया, 1852 में टेलीग्राम आ गया, उसके बाद एक्ट बनाया। पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ कि डाक टिकट लगा के भेज दीजिए। अदरवाइज़ क्या होता था, जब कोई आता था उसके नाम उसी के साथ संदेश भेज दिया जाता था, या चिट्ठी भेज दिए थे तो उसके साथ। डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, जिसको हम PWD, पीपल्स वर्क डिपार्टमेंट, ये भी डलहौजी ने किया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ का भी दोनों का काम किया। रेलवे डलहौजी के समय चले, तो तमाम सारे काम डलहौजी ने किए। डलहौजी की स्थापना भी डलहौजी ने की।
तो कुछ अच्छे काम भी किए, कुछ गलत काम भी किए। पहले ये सैन्य विभाग के अंतर्गत निर्माण विभाग था कि पहले पीडब्ल्यूडी जो था सैन्य विभाग के लिए डेवलपमेंट करता था, बाद में ये अलग से डिपार्टमेंट बन गया जो पीपल्स वर्क डिपार्टमेंट, और ये जनता से जुड़े जो काम थे उनको वो करता था। अब आखिरी में हम देख लेते हैं क्या किया डलहौजी ने। डलहौजी ने भारत की सभी बंदरगाह विदेश व्यापार के लिए खोल दिए, तो व्यापार के लिए भी खोल दिए। बॉम्बे, कराची, कलकत्ता बंदरगाहों पर व्यापारिक सुविधाओं के लिए अनेक निर्माण कार्य गए। अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बन गया, वो निर्माण कार्य कर रहा है। आज के समय में पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है वही काम करता है, सड़क बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, इस तरह की पुल बनाना, ये सारे काम करता है। पीपल्स जो डेवलपमेंट है, ऑल दो इसीलिए माना जाता है कि एक भ्रष्ट जो है महकमा भी है। बहुत बार इसमें पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले लोगों को माना जाता है कि अरे बहुत पैसा कमाते होंगे, इस तरह की चीज़ें भी लोग जानते हैं, इंजीनियर से लेकर तमाम सारे लोग। वो तो एक अलग बात है, लेकिन काम वो करते हैं तभी हमारे पास इतनी चीज़ें होती हैं। चाहे वो फ्लाईओवर हो, ब्रिज हो, दूसरे तमाम सारे बिल्डिंग्स हो, ऑफिस के बिल्डिंग्स हों या हॉल हो, इस तरह की चीज़ें। डलहौजी के किए गए कार्यों के आधार पर उसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाएगा। वस्तुतः उसे आधुनिक शिक्षा, रेलवे, डाकघर का निर्माण कार्य पर आधुनिकता की नींव डाली, किंतु उसका यह कार्य ब्रिटिश औपनिवेशिक हित से परिचालित था। तो इन्होंने बहुत काम अच्छा किया, लेकिन आइडिया क्या था, इंटेंशन क्या था उनकी, उसका कार्य किसके हित के लिए था, अपने उपनिवेश को बढ़ाने के लिए। इसलिए यह कहना कि डलहौजी ने भारत का आधुनिकीकरण किया तर्क संगत नहीं है, क्योंकि किया तो, लेकिन उसका जो कह सकते हैं जो इंटेंशन था, जो आइडिया था, वो भारत का विकास न करके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेलीग्राफ शताब्दी हुआ 1851 में पहला पोस्ट ये शुरू हुआ, और 1951 में इसको 100 साल हो गए थे। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस ने जो है 1951 में 100 साल पूरे होने के, पोस्ट ऑफिस के 100 साल, और कुछ सालों में हम अगले 20-25 साल में 200 साल हो जाएंगे पोस्ट ऑफिस को, और डाक टिकट के। और ये डलहौजी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, यहाँ पे डलहौजी आके रुकते थे। और तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं, और कोई कमी हो या कुछ और चाहते हो तो वो भी बताइए, कुछ सजेशन हो वो भी बताइए। कहीं पे गलती हो जाती है, कई बार लिखने में, पढ़ने में या बोलने में भी गलती हो जाती है, हम कुछ सोच रहे होते हैं, मुंह से कुछ और निकल जाता है, ऐसा भी होता है, तो उसको पॉइंट आउट कर देंगे। तो इससे होगा कि जो आगे आने वाले स्टूडेंट हैं, जो बाद में देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वो भी उनके लिए उनको करेक्ट करके हम बता सकते हैं। तो इसके अलावा आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी चाहते हो तो उसको बताइए। और इसके अलावा हम यूपीएचएससी की भी क्लास शुरू करने वाले हैं, अगर उसको भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर 6001203135। व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी टाइम पे भी आप 6001939975 पे। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से है। ईमेल हमारा है thecapitalstudy20@gmail.com। अगर आप हमसे पीडीएफ या कोई और बुक्स या इस तरह की चीज़ें चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। आप हमारे पास अगर हमारी रिपोजिटरी में होगी तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसको भेज देंगे। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए, और ज़्यादा एलोबरेट करके हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे पिक्चर्स, ग्राफ के थ्रू, और रिवीजन कराते रहेंगे। और अंत तक आते आते हम आपको ये जितनी भी चीज़ें इसमें हैं, और एग्ज़ाम में जितनी चीज़ें इसमें से आएंगी, 70% इसमें से आएगा, तो 70% वो आपको याद करा देंगे। ऑल्दो मैं ये नहीं कह सकता 100% इसी से आएगा, नहीं आता है, कभी भी नहीं आता। हमारी जितनी सीमाएँ होती हैं उतनी ही हम बता सकते हैं। हम नहीं जज कर सकते कि कहाँ से आएगा, लेकिन 70% इससे आएगा, लेकिन वो भी डायरेक्टली नहीं आएगा। इसलिए आपको मेंटली तैयार रहना है कि किस तरफ से आ सकता है। तो थैंक यू, यहाँ पे अपनी बात खत्म करें। थैंक यू वेरी मच।